उस आदमी की लंबाई लगभग 1 मीटर 95 थी। उसका शरीर भालू जितना विशाल और रंग गहरा काला था। उसका पूरा हुलिया बिल्कुल उसके उपनाम ब्लैक बेयर जैसा ही था। वह बोला, चलो मुझे भी दिखाओ कौन है जिसने आंखें बंद करके मुसीबत मोल ली है। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। ब्लैक बेयर ने एक सिगरेट सुलगाई और आंखें सिकोड़कर तुम्हारी पीठ की तरफ देखते हुए घमंड से बोला, लड़के तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा वह तुम्हें देख रहा था उतना ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। यह कपड़े और यह कद आखिर इतने परिचित क्यों लग रहे हैं? तभी हरे बालों वाला गुंडा चिल्लाया, अरे कमीने, हमारे भाई तुमसे बात कर रहे हैं और तुम चुप खड़े हो। क्या तुम्हारे कान खराब हैं? तभी तुम धीरे धीरे मुड़े। जैसे ही ब्लैक बेयर ने तुम्हारा चेहरा देखा उसका रंग उड़ गया। पूरा शरीर वहीं का वहीं जम गया। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा आ जाए। काफी देर बाद वह हकलाते हुए बोला, लू भाई। तुम्हें सामने खड़ा देखकर उसके पैरों में कंपकंपी छूट गई। ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। उसका मन कर रहा था कि वहीं हरे बालों वाले को एक थप्पड़ मारकर खत्म कर दे। वह मन ही मन गुस्से से सोचेगा, तू अंधा है क्या? पूरे स्कूल में तुझे और कोई नहीं मिला जो सीधे लू भाई से ही उलझ गया। ये तो सीधी मौत को बुलाना हुआ। सिर्फ लू चेन के परिवार की ताकत ही काफी थी जो उन्हें पल भर में खत्म कर सकती थी। ऊपर से ब्लैक बेयर खुद भी लू चेन का आदमी था। वह कांपती आवाज में बोला, लू भाई आप ही हैं। ये सब बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसने जल्दी से जेब से एक सिगरेट निकाली और दोनों हाथों से आदरपूर्वक तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। उसकी नजर लगातार तुम्हारे चेहरे पर थी। उसे डर था कि कहीं तुम नाराज होकर उसी वक्त उसका खेल खत्म न कर दो। उसके पीछे खड़े ज्यादातर लोग 12वीं के छात्र थे। स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जो लू चेन को न पहचानता हो। सबने एक साथ झुककर कहा, लू भाई नमस्ते, लू भाई नमस्ते। ये देखकर हरे बालों वाला और उसके दोनों साथी पूरी तरह सुन्न रह गए। चाहे वे कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, अब उन्हें समझ आ गया था कि सामने खड़ा लड़का कौन है। पूरे 13 मिडिल स्कूल में ब्लैक बेयर अगर किसी के सामने इतना झुक सकता था तो वह सिर्फ लू परिवार का नौजवान मालिक ही हो सकता था। हरे बालों वाला पसीने से भीग गया। वह बहुत कोशिश करता रहा लेकिन एक पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। तभी ब्लैक बेयर ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोला, कमी लू भाई से भी उलझ गया। मरना है तो अकेला मर, मुझे साथ मत ले डूब। थप्पड़ खाते ही हरे बालों वाले की अकल ठिकाने आ गई। वह और उसके दोनों साथी धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गए और लगातार सिर पटककर माफी मांगने लगे। लू भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर पहले पता होता कि आप हैं तो 100 जान होने पर भी हम आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। कुछ देर पहले तक उनका सारा घमंड गायब हो चुका था। अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर और गिड़गिड़ाहट बची थी। ब्लैक बेयर और उसके पीछे खड़े सभी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। किसी ने भी उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। आखिर लू चेन से टकराने वाले की मदद करने की हिम्मत किसमें थी? बगल में खड़ी लड़की भी ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसे अब पता चला कि सामने खड़ा लड़का वही मशहूर बिगड़ा हुआ अमीर लड़का लू चेन है। लेकिन उसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। तभी तुमने पहली बार मुंह खोला। तुम्हारी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करना और उसकी माँ को कुएं में फेंकने की धमकी देना। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था? आज से तुम तीनों को यूनाइसिटी में दोबारा नहीं देखना चाहता। तुरंत स्कूल बदलो और इस शहर से निकल जाओ। ब्लैक बेयर ने तुरंत चिल्लाकर कहा। लू भाई ने जो कहा वह सुना नहीं। तीनों लगातार यहाँ से दफा हो बोले, धन्यवाद लू भाई, हम कल सुबह ही ट्रांसफर करवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर तीनों भागते हुए वहां से निकल गए और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उनके जाते ही तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। होस्ट ने सफलतापूर्वक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार किया। कुल 108 लोग प्रभावित हुए। इनाम के रूप में 10 घंटे की अतिरिक्त आयु प्राप्त हुई। ये सुनकर तुम मन ही मन खुश हो गए। भले ही इस बार कोई रहस्यमय उपहार नहीं मिला, लेकिन 10 घंटे की जिंदगी भी कई किताबें पढ़ने के बराबर थी। लगता है समाज में सकारात्मक सोच फैलाना सचमुच हमारा कर्तव्य है। मामला खत्म होने के बाद ब्लैक बेयर आगे बढ़कर तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी दूर से एक परिचित लड़की की आवाज सुनाई दी। लू चेन, तुम फिर लोगों को परेशान कर रहे हो। आवाज सुनते ही सबने उधर देखा। बाई रोक शो अपना स्कूल बैग लेकर बाहर आई और सीधे तुम्हारे सामने आकर ठंडी आवाज में बोली, क्या हुआ? अब नाटक खत्म हो गया? सुबह तो बड़े सीधे छात्र बनने का अभिनय कर रहे थे। बाई रोकशुए सुबह की घटना से पहले ही बहुत नाराज थे। वह खुद तुमसे बात करने गई थी, लेकिन तुम उसकी तरफ देखा तक नहीं और पढ़ाई का बहाना बना दिया। उसे लगा था कि यह दुनिया का सबसे बेकार बहाना है। अब उसने तुम्हें यहाँ देखा तो बिना मौका गंवाए बोली, लू चेन, क्या तुम्हें सिर्फ कमजोर लोगों पर धौंस जमाना ही आता है? तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती? तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बाई रोकशुए ने पूरी ताकत से अपने मन की भड़ास निकाल दी। तभी ब्लैक बेयर जल्दी से बोला, भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। लू भाई ने कुछ नहीं किया। तभी तुमने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो, आज के बाद कोई भी उसे भाभी नहीं कहेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये आखिर क्या हो रहा है? पूरे स्कूल को पता था कि लू चेन बाई रोकशुए से पागलों की तरह प्यार करता है। उसे पाने के लिए उसने फूल दिए थे, सबके सामने इजहार किया था और हर संभव कोशिश की थी,
यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ती तो आसमान से चांद भी तोड़ लाता। भाभी है तो तुम खुशी से झूम उठते थे। उसे खुश करने के लिए तुम आसमान से चांद तोड़कर भी ला सकते थे। लेकिन आज अचानक सब कुछ बदल गया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजर एक साथ तुम्हारे पास खड़ी लड़की पर जाकर टिक गई। क्या यह सब उसी लड़की की वजह से हुआ है? इतने लोगों की नजर अपने ऊपर पड़ते ही लड़की का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। भाई रोक्शो ने भी पहली बार ध्यान से उस लड़की को देखा। उसने पाया कि उसकी खूबसूरती, शरीर और व्यक्तित्व किसी भी तरह उससे कम नहीं थे। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी उदासी भर गई। अगर सचमुच यह सब उसी लड़की की वजह से था तो अभी थोड़ी देर पहले उसने जो बातें कही थीं वे तो खुद उसी की बेइज्जती बन गई। इतने लोगों के सामने अपनी ही बातों से शर्मिंदा होकर उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, लू चेन जैसा रंगीन मिजाज लड़का सुंदर लड़कियों से हमेशा घिरा रहता है, फिर आज ही इस लड़की को अपने साथ क्यों लाया? आम दिनों में इस समय तक लू चैन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था, जबकि वह खुद बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए देर तक स्कूल में पढ़ती थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया, लू चैन जानबूझकर इस लड़की को अपने साथ लाया है ताकि मुझे जलाकर ईर्ष्या महसूस कराए। ये सब सिर्फ मुझे फंसाने का नया तरीका है। ये सोचकर भाई रुओक्शुए ने ठंडी हंसी हंसी और तिरस्कार से बोली, लूचेन, ये मत समझना कि ऐसी छोटी चालों से तुम मुझे प्रभावित कर लोगे। इससे तुम मेरी नज़र में और भी बचकाने और हास्यास्पद लगते हो। आज के बाद मुझे परेशान मत करना। अब हमारी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उसके शब्द सचमुच बहुत कठोर थे। पहले भी बाई रुओक्शुए हमेशा लूचेन को मना करती थी, लेकिन उसने कभी इतनी चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कही थी। तभी ब्लैक बेयर तुम्हारे पास आया और बोला, लू भाई, वह तुम्हें दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर दुख का नामो निशान तक नहीं था। उल्टा तुमने बाई रुओक्शुए के जाते हुए पीछे देखकर तिरस्कार से कहा, पूरी पागल है। बाई रुओक्शुए के जाने के बाद तुम्हारे पास खड़ी लड़की ने शर्माते हुए सिर उठाया और धीरे से बोली, सहपाठी, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ली जिंग्या है। मैं एक दिन जरूर आपका यह एहसान चुकाऊंगी। तुम मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं अच्छे काम करके कभी नाम नहीं पूछता। तभी ब्लैक बेयर शर्मिंदा होकर बोला, लू भाई, आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है। छोटे लोगों को अपने साथ रखने से पहले मुझे ठीक से पहचान लेनी चाहिए थी। आप जो सज देंगे मुझे मंजूर है। तुमने पहले ब्लैक बेयर की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े सभी लोगों को देखा। उसके बाद तुमने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब जवान हो, भविष्य में अपने अपने परिवार का सहारा बनोगे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कमजोर लोगों पर अत्याचार मत करना। कम से कम अपने अंदर न्याय की भावना जरूर रखना। तुम्हारी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। लू भाई को आज आखिर हो क्या गया है? क्या दवा खाना भूल गए हैं या गलत दवा खा ली है? पहले तो स्कूल में सबसे ज्यादा कमजोरों को वही डराते थे और आज वही उन्हें न्याय और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऊपर से उनके पिता तो पूरे शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना है। लेकिन ये सब बातें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुंह से निकाले। तभी ब्लैक बेयर पलटा और जोर से बोला, लू भाई की बात सबने सुन ली। आज से हर कोई न्याय वाला इंसान बनेगा। सबने एक साथ जोर से जवाब दिया, सुना? फिर 100 से ज्यादा लोग एक साथ चिल्लाने लगे, न्याय न्याय। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया, लेकिन उन गुंडों के चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं थी। आखिर लू चेन उनके साथ जो खड़ा था। फिर भी माहौल खराब ना हो इसलिए तुमने हाथ हिलाकर सबको वहां से जाने का इशारा किया। कुछ ही सेकंड में स्कूल के बाहर सिर्फ तुम और लीजिंग्या रह गए। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। कई पुलिस अधिकारी बॉडी कैमरा लगाए नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम पर पड़ी, सबसे आगे खड़े कप्तान ने चुपचाप बाकी पुलिस वालों को इशारा किया। सबने बिना कुछ कहे अपने कैमरे बंद कर दिए। कप्तान मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आया और बोला, शाओचेन, फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मुझे पहचानते हो? उसका नाम ली फू था। पहले वह एक साधारण पुलिसकर्मी था, लेकिन अपने भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत करने की वजह से उसने गलत लोगों को नाराज कर दिया था। उसे बुरी तरह पीटा गया, झूठे आरोप लगाकर जेल भी भेज दिया गया। आखिर में तुम्हारे पिता लू बातियन ने उसकी मदद की, उसका नाम साफ करवाया और धीरे धीरे उसे कप्तान के पद तक पहुंचा दिया। तुमने मासूम चेहरा बनाकर कहा, ली भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लिफू ने चारों तरफ देखकर कहा, अजीब बात है, आखिर पुलिस को खबर किसने दी? तभी दूर से लिनवे चलती हुई आई और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते अधिकारी, मैं लू चेन की क्लास टीचर हूँ। मैंने इन्हें कुछ लोगों से घिरा देखा, इसलिए डर गई और मैंने ही पुलिस को फोन किया था। ये सुनकर लीफू और बाकी पुलिस वाले मुस्कुरा दिए। लू चेन को किसी ने घेर लिया। ये बात सुनकर भला कौन यकीन करेगा? 13 मिडिल स्कूल में अगर वह किसी को न डराए तो वही बड़ी बात है। लीफू ने हंसते हुए तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और बोला, शाओ चेन, अब सीधे घर चले जाना, तुम्हारे माता पिता चिंता करेंगे। तुमने सिर हिलाकर कहा, ठीक है ली भाई। पुलिस के जाने के बाद वहां सिर्फ तुम लिनिये और ली जिंग्या बचे। लिनिये ने हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। तुमने सामने खड़ी खूबसूरत क्लास टीचर को देखा और कुछ पल सोचने के बाद उसकी बात मान ली।
आखिर पुराने लूचैन की आदत थी कि स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ रात देर तक घूमता रहता था और घर की गाड़ी सिर्फ उसे स्कूल छोड़ने के लिए आती थी।